मई का जो सूजत सार है वो अपन देख रहे हैं, राजस्थान का सूजत सार। एक्चुअली सूजत सार पढ़ना थोड़ा टफ होता है, काफ़ी पेजेज होते हैं उसमें, तो शॉर्ट एंड स्वीट अपन निपटाएंगे। सूजत सार संग्रह मई का जो सूजत सार था उसमें जो टॉपिक था वो इंदिरा गांधी नहर परियोजना के बारे में दिया था। फिरोज शाह नहर को नया नाम पश्चिम यमुना नहर दिया गया। फिरोज शाह नहर को ये नाम दिया गया, ये कथन दिए गए। फिरोज शाह नहर की बीकानेर राज्य में लंबाई 45 किलोमीटर थी। यहाँ इसमें से कौन सा है कथन? 1 नंबर ही सही है। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखो, तत्कालीन बीकानेर रियासत के हिस्से में श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ की 19वीं सदी के अंतिम वर्षों में फिरोज शाह नहर की एक टेल थी, छोटी सी। इसका एक हिस्सा बादरा तहसील के कुछ गाँव में सिंचाई के लिए होता था, दूसरा हिस्सा तलवाड़ा के लिए पहुँचता था। बाद में तलवाड़ा झील क्षेत्र के इस छोटे से रजवाड़ी नहर के स्थान पर साउथ घग्गर केनाल बनाकर उसमें समाहित कर दिया गया। फिरोज शाह नहर जिसे नया नाम पश्चिम यमुना नहर दिया गया था, उसकी बीकानेर में लंबाई 32 किलोमीटर थी, जबकि उसमें दे रखा है कितना? 45 किलोमीटर, जो कि रॉन्ग हो गया। आगे है नेक्स्ट। रियासत काल में पंजाब के किस स्थान पर घग्गर नदी बांध बनाकर एक नहर निकालने से तत्कालीन बीकानेर राज्य के श्री गंगानगर जिले के घग्गर नदी का पानी आना बंद हो गया था? जाखल के पास बांध बनाकर घग्गर नदी का एक नहर निकाली गई। पंजाब में जाखल के पास एक बांध बनाकर एक घग्गर से एक नहर निकाली गई, जिससे बीकानेर राज्य के इस जिले में घग्गर का पानी आना बंद हो गया। नेक्स्ट है, बीकानेर राज्य द्वारा पंजाब सरकार से इसकी शिकायत करने पर 1896 में अंग्रेज सरकार और बीकानेर रियासत के सम्मिलित खर्च से ओटू नामक स्थान पर बांध बनाकर इसे उत्तरी और दक्षिणी दोनों तरफ नहर निकालने का प्रबंध किया गया। उसके बाद में क्योंकि घग्गर नदी का पानी राजस्थान में आना बंद हो गया था। निम्नलिखित कथनों पर विचार किए को सही उत्तर का चयन कीजिए। ये सूजत सार संग्रह से है, मई वाले से। वर्तमान समय उत्तर घग्गर और दक्षिण घग्गर नहर का उदय ओटू नामक स्थान पर बनाए गए बांध से हुआ था। उत्तर घग्गर और दक्षिण घग्गर नहरें 1893 में तैयार की हुई है, जिसकी कुल लंबाई 153 किलोमीटर थी। बीकानेर राज्य में इन नहरों का प्रबंध 1 अप्रैल 1897 को संभाला गया। तो इसके अंदर जो सही है वो 1 और 2 सही है। देखो, बीकानेर राज्य ने प्रबंध जो संभाला है वो संभाला है 1 अप्रैल 1904 में। वहाँ पर 1897 दिया हुआ है, ये रॉन्ग है। 1897 जो दिया हुआ है ये रॉन्ग है। कहने का मतलब ये है कि बीकानेर रियासत की सीमा के भीतर उत्तर और दक्षिण नहरों की लंबाई 85 किलोमीटर और वितरिकाओं की लंबाई 37 किलोमीटर। नहरों के लिए कुछ 6 लाख रुपए खर्च हुए थे उस वक्त, और आधा बीकानेर स्टेट दिया गया, जिसमें से लगभग आधा बीकानेर स्टेट ने दिया। बीकानेर अलग ही राज्य हुआ करता था, उसने ये खर्च दिया लगभग 3 लाख रुपए। उन नहरों का प्रबंध पंजाब के सिंचाई विभाग द्वारा 1897 से 21 मार्च 1904 तक किया गया, और 1 अप्रैल 1904 में बीकानेर राज्य ने इनका प्रबंध संभाला। आगे, सतलज नदी में से अपने हिस्से का पानी मिलने की स्वीकृति मिलने के बाद इनका शिलान्यास तत्कालीन गंगा सिंह द्वारा कब किया गया? अब जैसे लोग सोचेंगे कि सूजस के अंदर करंट अफेयर के अलावा कुछ आता ही नहीं है। मई वाले करंट अफेयर में आप देख सकते हैं पेज नंबर 5 पर इंदिरा गांधी नहर परियोजना जिसने बदल दिया राजस्थान का भूगोल, उसके बारे में पूरा दिया हुआ है कि इंदिरा गांधी नहर का इतिहास। अब सूजस में दिया हुआ है तो ये सबसे ज़्यादा मतलब एक तरीके से ऐसा डॉक्यूमेंट हो जाता है जिस पर बिलीव करना ज़रूरी है। और परियोजना की जानकारी तो बहुत सारी डिटेल दी हुई है, प्रमुख शाखाएँ, कब हुआ, कैसे हुआ, सब कुछ दिया हुआ है। इसको डिटेल में ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। में अपने पानी की हिस्से का पानी मिलने की स्वीकृति के बाद इसका शिलान्यास महाराजा गंगा सिंह ने कब किया? तो पार्ट बी के अंदर है, 5 दिसंबर 1925 के अंदर इसका शिलान्यास। सिंधु सरस्वती बेसिन क्षेत्र की नदियों में अपने हिस्से के पानी के दावे के संदर्भ में बहावलपुर, पंजाब और बीकानेर के संयुक्त प्रयासों से सतलज नदी में से अपने हिस्से का पानी लेने के लिए 4 सितंबर 1920 को समझौता हुआ और तीनों सरकारों ने यह योजना स्वीकार की गई। इस समझौते के पश्चात इस पर
काम शुरू किया गया और इसका शिलान्यास गंगा सिंह ने 5 दिसंबर 1925 को फिरोजपुर हुसैनवाला से किया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, ये पूछा हुआ भी है। 3 करोड़ खर्च से निर्मित इस परियोजना का उद्घाटन तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन द्वारा 26 अक्टूबर 1927 को किया गया। यह नहर वर्तमान में गंग नहर कहलाती है। फिर बाद में 26 अक्टूबर 1927 को 1925 के बाद में इस परियोजना का उद्घाटन 3 करोड़ रुपये खर्च से करने के बाद वायसराय लॉर्ड इरविन के द्वारा 26 अक्टूबर 1927 को किया गया। वर्तमान गंग नहर कहलाती है ये। परियोजना के क्षेत्र में 2526 वर्ग किलोमीटर की सिंचाई के लिए पानी मिला। किस निर्णय के तहत सतलज नदी के पानी को पंजाब, बीकानेर और भागलपुर के बीच में 1937 में बांटा गया था? यह था एडरसन अवार्ड। किस निर्णय के तहत सतलज नदी के पानी को पंजाब, बीकानेर और भागलपुर के बीच 1937 में बांटा गया था? नहर से सिंचाई वर्ष 1928 और रबी सीजन की शुरुआत हुई। शुरुआत में बीकानेर राज्य के हिस्से में 2104 क्यूसेक पानी मिला। क्यूसेक मतलब एक वॉल्यूम मापने की क्वांटिटी है, वो वॉल्यूम नापने की यूनिट है। इसमें 2,80,000 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई क्षमता थी, परंतु बाद में और अधिक दावे करने पर नहर को 2720 क्यूसेक पानी मिला। यह निर्णय वर्ष 1937 के एडरसन अवार्ड के नाम से विख्यात है। तो इस निर्णय को एडरसन अवार्ड बोलते हैं। एडरसन अवार्ड किस निर्णय के तहत सतलज नदी के पानी 1937 में बांटा गया? पंजाब और बीकानेर भागलपुर के बीच में बांटा गया 2720 क्यूसेक पानी, और ये बांटा गया। और इसका जो ये निर्णय लिया था वो एडरसन अवार्ड नाम से विख्यात है ये निर्णय। नई गंगा नहर का पानी बीकानेर किनारे के पानी राज्य में किस स्थान से प्रवेश करता है? ये प्रवेश करता है खंका हेड। भारत विभाजन के काफ़ी समय बाद हुसैनवाला हेड से गंग नहर की आरडी 42 तक नहर बंद करके हरी के हेड से निकलने वाली सरहिंद फीडर के जरिए उसकी टेल आरडी 55 फिरोजपुर से फीडर निकालकर आरडी 42 का लिंक किया गया। तो खंका हेड से ये पानी प्रवेश करता है। यहाँ हमारी नई गंग नहर पंजाब के नाल आती है। इसका पानी राज्य में खंका हेड से प्रवेश करता है। आगे कथन 1, भाखड़ा नागल परियोजना के तहत सिंचाई योजना 1954 में शुरू की गई। रावी व्यास के अतिरिक्त पानी में से 117 MF पानी राज्य को उपलब्ध नहीं हो पाया है। इन दोनों में से कौन सा कथन सही है? सिर्फ एक ही सही है। भाखड़ा नागल परियोजना के तहत 1954 में जुलाई 1954 में शुरू की। दूसरा जो रावी व्यास के अतिरिक्त 117 MF वाला है वो गलत ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पर .17 MF पानी है, 117 नहीं है। भाखड़ा नागल परियोजना के तहत निर्माण 1952 में शुरू किया गया और लगभग 4.58 करोड़ रुपये खर्च हुए। 1957 में निर्माण पूर्ण हुआ और जो पानी है वो .17 MF 1,70,000 एकड़ फीट पानी भाखड़ा मेन लाइन से मध्य सिद्ध मुखनौर क्षेत्र को देना तय था, किंतु पानी उपलब्ध नहीं करवाया गया। आगे इंदिरा गांधी नहर परियोजना IGNP के संदर्भ में निम्नलिखित असत्य कथन का चयन कीजिए। तो कहने का मतलब इसमें असत्य कथन को अपन को चयन करना है। तो इसके अंदर देखो, पंजाब और हरियाणा में जो फीडर की लंबाई है वो 204 किलोमीटर, ये गलत है। जो राजस्थान फीडर की लंबाई है 204 किलोमीटर है। 170 किलोमीटर पंजाब में, हरियाणा में, और 170 किलोमीटर तो है पंजाब हरियाणा में, 34 किलोमीटर राजस्थान के अंदर है। तो सिर्फ इसने दे रखा है पंजाब हरियाणा में। तो राजस्थान पंजाब हरियाणा में 170 है, वहाँ 204 दे रखी है, 34 राजस्थान में। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थान व्यास और सतलज नदी के संगम से है, बिल्कुल सही है, हरी के बैराज पर। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थान हरी के बैराज से, हाँ। रवि व्यास की नदी में शेष जल को राजस्थान के हिस्से में 8.6 MF में से 7.59 MF इंगानप के लिए आवंटित है, बिल्कुल सही है। और यहाँ पर 204 की जगह सिर्फ अगर पंजाब हरियाणा की बात होगी तो 170 किलोमीटर की बात होगी, लेकिन 204 तब आएगा जब राजस्थान का नाम भी दिया हुआ होगा। इंदिरा गांधी नहर परियोजना प्रथम चरण में हरी के बैराज से, हरी के हेड से फीडर नहर एवं मुख्य नहर में पुगल बीकानेर तक की लंबाई कितनी थी? 189 किलोमीटर। इंदिरा गांधी नहर परियोजना में प्रथम चरण में हरी के बैराज से फीडर तक, फीडर नहर मुख्य नहर से पुगल बीकानेर तक की लंबाई 189 किलोमीटर थी। इंदिरा गांधी नहर परियोजना का प्रथम चरण हरी के हेड से 189 किलोमीटर पुगल बीकानेर तक है।
दूसरा है फिर भाखड़ा व्यास प्रबंधन BBMB, भाखड़ा व्यास प्रबंधन बोर्ड में हरियाणा और पंजाब के सदस्य जरूरी नहीं है। केंद्रीय ऊर्जा, अब इसका मतलब ये है कि भाखड़ा व्यास प्रबंधन बोर्ड में पंजाब हरियाणा के सदस्य जरूरी नहीं है, बिल्कुल ठीक है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने 2022 में अधिसूचना जारी कर BBMB के नियमों में बदलाव किया, ये भी सही है। तो दोनों सही है और आर कथन सही का कारण भी है, बिल्कुल ये करेक्ट है। ये नया क्वेश्चन हो गया एक तरीके से अपडेटेड कि भाखड़ा व्यास प्रबंधन बोर्ड जो है BBMB, उसमें पंजाब और हरियाणा के सदस्य जरूरी नहीं है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने 2022 में अधिसूचना जारी कर इसमें नियमों में बदलाव किया है। तय मानक के आधार पर किसी भी राज्य के सदस्य को मंजूरी मिल सकती है और पंजाब हरियाणा का जरूरी नहीं है व्यास बोर्ड के अंतर्गत। इंदिरा गांधी नहर परियोजना की रूपरेखा प्रथम बार बीकानेर रियासत के मुख्य सिंचाई अभियंता कंवर सेन ने अपने अध्ययन बीकानेर राज्य में पानी की आवश्यकता, ये बुक लिखी थी, इन्होंने एक अध्ययन किया था, रिसर्च किया था, के रूप में वर्ष 1948 में प्रस्तुत की। पहला कथन ये दिया हुआ है। दूसरा कथन ये दिया हुआ है कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना निर्माण के लिए IGNP बोर्ड का गठन 1956 में हुआ और परियोजना की आधारशिला तत्कालीन गृह मंत्री गोविंद वल्लभ पंत द्वारा रखी गई, बिल्कुल करेक्ट है ये। तो मतलब 1 और 3 सही है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना का निर्माण के लिए IGNP बोर्ड का गठन 1956 में हुआ, ये गलत है बिल्कुल, ठीक है ना। जो बोर्ड का गठन है वो 1956 में नहीं हुआ, 58 में हुआ, ठीक है ना, वो 1958 में हुआ IGNP बोर्ड का, और कोई इसमें करेक्शन नहीं है। इंदिरा गांधी नहर से हनुमानगढ़ जिले में निकाली गई नहर की पहली शाखा कौन सी है? पहली शाखा है रावतसर शाखा। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाता है। सूरतगढ़ शाखा है वो श्रीगंगानगर जिले में सूरतगढ़ और विजयनगर अनूपगढ़ क्षेत्र होते हुए। अनूपगढ़ शाखा है वो गंगानगर, श्रीगंगानगर, विजयनगर, अनूपगढ़ तथा बीकानेर जिले की खाजूवाड़ तहसील के अलावा ये नहर गड़साना को हराभरा करती है। पूगल जो ब्रांच है वो बीकानेर, दातो और वित्रिका, बीकानेर के अंदर जो बिरसलपुर है बीकानेर है वो है, चारणवाला बीकानेर जैसलमेर में होती है। शहीद बिरबल कहाँ है? जैसलमेर, सागरमुख के पास जैसलमेर, 2 सिर्फ जैसलमेर है। बाकी यहाँ पर देखो सूरतगढ़, देखो गंगानगर, सूरतगढ़, विजयनगर, तो ये आपको याद रखना है। शाखाओं से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। शहीद बिरबल की शाखा और सागरमल गोपा शाखा, ये दोनों सिर्फ जैसलमेर से। आगे इंदिरा गांधी नहर से लीलवा और दीघा उपशाखाएं किन स्थान से निकाली गई है? ये लीलवा, ये मोहनगढ़ से निकाली गई है। लीलवा और दीघा ये इंपॉर्टेंट है। इंदिरा गांधी नहर से 7 मुख्य शाखाओं के अतिरिक्त अन्य अंतिम छोर मोहनगढ़ जैसलमेर से 2 बड़ी उपशाखाएं लीलवा और दीघा, सागरमल गोपा शाखा के अंतिम छोर से गडरा रोड, बरकतुल्ला उपशाखा, वर्तमान रामदेव शाखा उपशाखा निकाली गई है। इंदिरा गांधी नहर से 7 मुख्य शाखाओं के अतिरिक्त नहर के अंतिम छोर मोहनगढ़ से 2 बड़ी उपशाखाएं, 2 लीलवा, एक दीघा, लीलवा दीघा एवं सागरमल गोप शाखा के अंतिम छोर से गडरा रोड, बरकतुल्ला खां उपशाखा, वर्तमान नाम रामदेव शाखा उपशाखा निकाली गई है। 2 बड़ी उपशाखाएं हैं, ठीक है ना। लीलवा दीघा एवं सागरमल गोपा शाखा के अंतिम छोर से गडरा रोड, बरकतुल्ला उपशाखा, वर्तमान बाबा रामदेव शाखा निकाली गई। सागरमल गोपा शाखा के अंतिम छोर से आगे बाबा रामदेव जी शाखा 34 शाखा के बुर्जी 315 निर्माण के लिए पानी उपलब्ध है। गडरा रोड की उपशाखा इनकी वितरिकाओं पर कार्य वर्तमान में भी जारी है। परियोजनाओं की विभिन्न शाखाएं अनूपगढ़, पूगल, सूरतगढ़, चारणवाला, बिरसलपुर में लघुपन में विद्युत गृह स्थापित किए गए हैं। अल्टीमेटली आपको दोस्तों इतना ही याद रखना है इसके अंदर कि जो लीलवा व दीघा उपशाखाएं हैं वो मोहनगढ़ से निकाली हुई है। 2 ही उपशाखाएं हैं, लीलवा और दीघा, जिनको बाबा रामदेव शाखा भी बोलते हैं। मुख्य नहर के बाईं ओर का क्षेत्र ऊंचा होने और पानी की स्वतः प्रवाहित न होने के कारण इंदिरा गांधी नहर प्रणाली पर 7 लिफ्ट नहरें बनाई गई। सबसे बड़ी लिफ्ट नहर कौन सी है? डी कंवर सेन लिफ्ट नहर। ये बार बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। सबसे बड़ी लिफ्ट नहर कंवर सेन लिफ्ट नहर। इसमें सबसे छोटी जो लिफ्ट नहर है वो है
जो बागड़सर लिफ्ट नहर है, जिसको बेरुदान चालनी वीर तेजाजी लिफ्ट नहर भी बोलते हैं, जो सिर्फ बीकानेर से संबंधित है। ठीक है ना, वीर तेजाजी बेरुदान चलाने वाले बागड़सर, ये वाली सबसे छोटी है इसके अंदर, और सबसे बड़ी इसके अंदर कौन सी है? कंवरसेन। कंवरसेन लिफ्ट परियोजना के तहत बीकानेर शहर की जल की मांग हेतु जल भंडारण के लिए किस स्थान पर विशाल जलाशय का निर्माण किया गया है? ये बिछवाल के अंदर जलाशय का निर्माण किया गया है। यहाँ से ये सारी इंपॉर्टेंट है। जैनान व्यास लिफ्ट नहर, पोखरण जैसलमेर जोधपुर, और गुरु जाम्बेश्वर फलोदी लिफ्ट नहर, जिसको पुराना नाम है बीकानेर जोधपुर जैसलमेर। करणी सिंह लिफ्ट नहर, कोलाइच लिफ्ट नहर, जोधपुर और बीकानेर। सिर्फ बीकानेर है वीर तेजाजी लिफ्ट नहर। और बारूमल जो है, पन्नालाल बारूमल गजनेर लिफ्ट नहर बोलते हैं, बीकानेर नागौर जिले। और कंवरसेन लिफ्ट नहर तो बीकानेर लूणकरसर लिफ्ट नहर बोलते हैं इसको। बीकानेर और गंगानगर दोनों में। कुंभाराम लिफ्ट नहर, जो नौहर सावर लिफ्ट नहर, और मानगढ़ बीकानेर चूरू झुंझुनू। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के संदर्भ में से असंगत को चुनना है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना का प्रथम चरण के कार्य की पूर्णता 1990 के अंदर, यही गलत है। राज्य नहर बोर्ड के प्रथम अध्यक्ष कौन से थे? कंवरसेन थे। इन्होंने लाई थी लूणकरसर लिफ्ट नहर का निर्माण कार्य 1968 में हो गया था। नहर परियोजना क्षेत्र के विकास के लिए कमांड एरिया प्राधिकरण गठन 1974 में हो गया था। लेकिन इंदिरा गांधी नहर परियोजना का प्रथम चरण की शुरुआत, ये क्या दे रखा है? वर्ष 1990। लेकिन ये बहुत ज़्यादा, ये टोटली गलत है। इसकी टाइमलाइन दी हुई है, देखो 90 के अंदर, तो यहाँ पर टाइमलाइन के अंदर देखो आप, 92 प्रथम चरण पूर्ण का हुआ था। 2000 के अंदर गजनेर, बागड़सर, कोलाइच लिफ्ट नहरों में 5 पंपिंग स्टेशन का उद्घाटन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया। 1989 में लूणकरसर लिफ्ट नहर का नाम कंवरसेन लिफ्ट नहर किया गया। 1987 में द्वितीय चरण मुख्य नहर में पानी छोड़ा गया। द्वितीय चरण की मुख्य नहर में मोहनगढ़ जैसलमेर अंतिम छोर तक पानी पहुंचा। और 1992 में इंदिरा गांधी नहर परियोजना का प्रथम चरण पूरा हुआ। दिसंबर 1986 में मुख्य नहर पूगलगढ़ से मोहनगढ़ तक पूर्ण हो गई। 1984 में राजस्थान नहर का परिवर्तित नाम कर दिया गया और इंदिरा गांधी नहर परियोजना IGNP कर दिया गया 1984 में। तो ये टाइमलाइन से रिलेटेड क्वेश्चन भी आता है, कब क्या हुआ था। जून 1975 में मुख्य नहर मसीतावाली से छतरगढ़ और पूगल बीकानेर तक 189 किलोमीटर का निर्माण हुआ। और 1976 के अंदर लूणकरसर लिफ्ट नहर पूर्ण हुई। राजीव गांधी लिफ्ट परियोजना के अंतर्गत किस शहर एवं रास्ते में 158 गाँवों में पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए प्रारंभ की गई? जोधपुर में। लिफ्ट नहर परियोजना प्रदेश के किस शहर एवं रास्ते के 158 गाँवों को पानी उपलब्ध कराने के लिए स्टार्ट की गई? जोधपुर के लिए। राजीव गांधी लिफ्ट परियोजना जोधपुर लिफ्ट परियोजना के जल मुख्य RD 1109 से लिया गया है। इसमें 176 किलोमीटर नहर, 30 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन और 8 पंपिंग स्टेशन है। कुल 219 मीटर तक पानी ऊंचा उठाया गया है। पंपिंग स्टेशन जो पानी को ऊपर उठाते हैं। तो इसके अंदर क्या हो गया? 158 गाँवों में पानी पीने को उपलब्ध कराने के लिए प्रारंभ की गई। ये जोधपुर के अंदर ही हुआ। ये राजीव गांधी लिफ्ट नहर परियोजना जोधपुर से संबंधित है। लिफ्ट नहर है ये, मतलब पानी को थोड़ा ऊपर उठाया गया है, क्योंकि ये एरिया जो सारा है वो सारा नीचे, मतलब थोड़ा एरिया नीचे है वहाँ से नहर के से। निम्नलिखित में किस योजना का संबंध हनुमानगढ़, चूरू व झुंझुनू उपलब्ध करवाने के लिए किया गया है? आपनी परियोजना। सिर्फ हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू में पानी पीने का पानी आया तो आपनी योजना के तहत आया है। जर्मनी योजना, आपनी योजना कुछ लोग इसको जर्मनी योजना भी बोलते हैं, क्योंकि जर्मनी का पैसा इसमें लगा हुआ है। हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू में कस्बों में पेयजल पानी उपलब्ध कराने के लिए इंदिरा गांधी नहर की नॉर्थ सावा लिफ्ट स्कीम से गंदेली सावा परियोजना अपनी योजना के नाम से जर्मनी की कंपनी के सहयोग से आरंभ हुई है। अपनी बात करें, जर्मनी योजना भी कुछ लोग बोलते हैं इसको। इसके प्रथम चरण में चूरू हनुमानगढ़ के 370 गांव और 3 कस्बों से को जल उपलब्ध कराया गया। द्वितीय चरण में चूरू, झुंझुनू व जिले के कस्बे के लोगों को पीने का पानी उपलब्ध करवाया जा सकेगा। श्रीगंगानगर जिले में जीवन रेखा गंग नहर में नहरबंदी कब से कब तक की गई? नहरबंदी कर दी गई थी एक बार। गंगानगर जिले की जीवन रेखा गंग नहर को बंद कर दिया गया था एक बार। तो 5 से 20 अप्रैल 2022 को एक बार बीच में बंद किया गया था मेंटेनेंस के लिए। अभी ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, लेटेस्ट करंट अफेयर भी हो गया, सूजस में ये दिया हुआ है डायरेक्टली।
गंग नहर को 5 से 20 अप्रैल तक बंदी के दौरान पंजाब राज्य में बीकानेर केनाल व राजस्थान के हिस्से में सफाई करवाई गई। पंजाब राज्य के बीकानेर केनाल व राजस्थान के हिस्से में सफाई करवाई गई। पंजाब में बीकानेर केनाल की 45 आरडी से खखा हेड तक डिसिल्टिंग और बर्म में कटिंग और क्षतिग्रस्त लाइनों की मरम्मत हुआ है और पटड़ा का सुदृढ़ीकरण काम हुए हैं। बीकानेर की केनाल 45 आरडी से राजस्थान बॉर्डर तक खखा हेड तक नहरों के पुल के बीच में कचरा मिट्टी होने से पूरी क्षमता में पानी प्रवाहित नहीं होता था, उनको साफ किया गया है। बंदी के दौरान गंग नहर में खखा हेड से पीएस तक मुख्य फीडर की सफाई, खखा, शिवपुर व कालूवाला या नेते वाले हेडों की मरम्मत भी करवाई गई। तो जब बंदी हुई तो सब जगह मरम्मत भी हुई है। तो ये क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है, कहाँ से कहाँ तक की मरम्मत हुई है ये भी पूछा जा सकता है। 5 से 20 अप्रैल को ये बंदी रखी गई, ये पूछा जा सकता है। और बंदी के दौरान पंजाब राज्य के बीकानेर केनाल, पंजाब राज्य के में बीकानेर केनाल और राजस्थान के हिस्से में सफाई करवाई गई, पंजाब और राजस्थान के अंदर। 45 आरडी से खक्का हेड तक डिस्टिलिंग का काम हुआ, डिसिल्टिंग का काम हुआ और क्षतिग्रस्त लाइनों की मरम्मत हुई। तो 45 आरडी से राजस्थान बॉर्डर के खक्का हेड तक मरम्मत हुई है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना में 21 मार्च 2022 को शुरू की गई नहरबंदी में लगभग कितने दिनों तक प्रभावी रही? 7 दिनों तक। 21 मार्च को 7 दिनों तक बंदी की गई, 21 मार्च से लेकर। इंदिरा गांधी नहर परियोजना में वो गंग नहर के लिए थी, अभी पीछे वाला जो अप्रैल का दे रखा था ना, वो गंग नहर के लिए था। 5 से 20 अप्रैल 2022 वो गंग नहर के लिए था कि गंग नहर कब से कब तक के लिए बंदी की गई। ये इंदिरा गांधी नहर परियोजना के लिए है। 21 मार्च 2022 को शुरू की गई नहरबंदी लगभग कितने दिन तक प्रभावी रही? ये तो 7 दिनों तक प्रभावी रही। नहरबंदी के दौरान राजस्थान के अलावा पंजाब हिस्से में एक साथ रिलाइनिंग की गई और दोगुना फायदा होगा अभी किसानों को, क्योंकि जो पानी है वो रिसना भी बंद हो जाएगा और उनकी सफाई भी हो गई है, तो पानी का जो क्यूसेक का लेवल है वो भी बढ़ जाएगा। बंदी के दौरान राजस्थान की सीमा आरडी 555 से बेटावाल हेड तक आरडी 200 तक और 93 स्थानों पर 250 करोड़ रुपए की रिलाइनिंग के संबंधित कार्य हुए हैं। रिलाइनिंग होने के बाद हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, चूरू और बीकानेर, सीकर और नागौर सहित प्रदेश के 10 जिलों को इससे फायदा होगा। रिलाइनिंग के बाद नहर में पानी की मात्रा बढ़ेगी, ये तो श्योर है। अभी लाइनिंग में डैमेज होने के कारण लगभग 11,000 से 11,500 क्यूसेक पानी प्रवाहित होता था, जबकि क्षमता इसकी 18,500 है। पूर्व राजस्थान नहर परियोजना, ये भी काफ़ी चर्चा में चल रही है। पूर्व राजस्थान नहर परियोजना प्रदेश में कितने जिलों के शहर लाभान्वित होंगे? 13। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ज़्यादा है इससे ज़्यादा। पूर्व राजस्थान नहर परियोजना, इससे 13 जिले लाभान्वित होंगे। महत्वाकांक्षी पूर्व राजस्थान नहर परियोजना से पूर्व राजस्थान के 13 जिले जैसे अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, दौसा, जयपुर, अजमेर, टोंक, बूंदी, कोटा, बारां, झालवाड़ा, ये सारे के सारे पेयजल और औद्योगिक जल और कृषि जल के लिए मतलब सब कुछ सुनिश्चित करवाई जाएगी। पूर्व राजस्थान नहर परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? बाढ़ और सूखा नियंत्रण मुख्य उद्देश्य ये है। इस नहर परियोजना का मुख्य उद्देश्य बाढ़ और सूखा नियंत्रण है और पूर्व राजस्थान से पानी के अभाव से खाली रहे बांधों में पानी की उपलब्धता सुनिश्चित होगी, जिससे भंडारण से चंबल व यमुना से जा रहे अधिशेष जल को रोका जाकर उनकी उत्पत्ति होने वाली बाढ़ की स्थिति से भी नियंत्रण किया जा सकेगा, क्योंकि बाढ़ का जल भी इसको भी रोका जा सकेगा। आगे है कथन एक, पूर्व राजस्थान नहर परियोजना में चंबल के बेसिन की नदियों के जल का सदुपयोग किया गया। पूर्व राजस्थान नहर परियोजना में नवनेरा बांध मूर्त रूप लेने जा रहा है, तो ये कथन एक दोनों सही है। पूर्व राजस्थान नहर परियोजना में चंबल बेसिन की नदियों के जल का सदुपयोग किया गया, ये बात सही है बिल्कुल, ठीक है ना। 13 जिलों के पेयजल और औद्योगिक जल की उपलब्ध करवाने के लिए चंबल बेसिन की विभिन्न सब बेसिनों को जोड़कर सदुपयोग करने के लिए पूर्व राजस्थान नहर परियोजना का नवनेरा बांध मूर्त रूप लेने जा रहा है। कोटा के दिगोद उपखंड, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है वैसे, कोटा के दिगोद के अंदर है नवनेरा बांध। एबरा के पास काली सिंध नदी पर निर्माणाधीन बांध पूर्ण हो जाने पर माह है जून से अक्टूबर तक औसतन 3387.25 मिलियन घन मीटर पानी का डायवर्जन किया जाएगा। इस परियोजना से राज्य का 1595 करोड़ रुपए की प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति, 1316 करोड़ की संशोधित प्रशासनिक दिव्य वित्तीय स्वीकृति 20 जनवरी 2022 को जारी की गई। नवनेरा बांध के लिए कौन सा कथन सत्य है? नवनेरा बांध, ये क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम के। नवनेरा बांध की कुल भराव क्षमता 226.65 मिली घन मीटर होगी, ये सही है बिल्कुल। बैराज की कुल लंबाई 1404 मीटर है, भी बिल्कुल सही है। बांध के डूब क्षेत्र में कुल 5289.15 हेक्टेयर भूमि आएगी, ये रोंग है। नवनेरा बांध परियोजना के निर्माण का 601.02 करोड़ रुपए कार्यादेश जारी कर दिया गया, ये बिल्कुल करेक्ट है। तो ये देखो बांध के डूब क्षेत्र में कुल, बांध के डूब क्षेत्र का जो क्षेत्रफल है ना वो है 3112.15, यहाँ पर 5289 दे रखा है। थैंक यू सो मच।